ये कहानी है मौली के जीवन के सफ़र की, जिससे आप और मैं इस दुनिया का हर एक इंसान ये सीख सकता है कि ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी मुसीबतें आती हैं जो ना चाहकर भी हमारे सामने आ जाती हैं। पर हमें उन मुसीबतों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत के साथ उनका सामना करना चाहिए। ये एक सच्ची कहानी है जो आपकी आंखें नम कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी शुरू होती है वो सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया के गाँव से, जिसका नाम दिगलांग है, और वक्त होता है 1931 का। इस दौर में आदिवासियों के लिए एक लीगल गार्डन बनाया जाता है जिसका नाम एवोनेबल है। वो इन आदिवासियों को किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकता है। साथ ही साथ जहाँ पर जो हाफ कास्ट चाइल्ड होते हैं वो कभी भी किसी भी फैमिली से किसी भी हाफ कास्ट चाइल्ड को उठा सकता है। हाफ कास्ट चाइल्ड उन्हें कहा जाता है जिसकी मॉम आदिवासी होती है और पिता गोरे। और ये कहानी ऐसी ही एक आदिवासी लड़की के बारे में है जिसका नाम मौली है। इसकी उम्र अभी मात्र 14 साल है। साथ ही साथ इनके डैड इनके साथ नहीं रहते क्योंकि वो फेंस बनाने का काम करते हैं, इसलिए मौली अपनी मॉम और अपनी नानी के साथ जगलांव गांव में रहती है। अब मौली के कबीले में दिखाया जाता है कि उन्हें दो पुलिस वाले देख रहे होते हैं। वो दो ऑफिसर इनको देखकर वहां से चले जाते हैं और इसके बाद हमें वो गार्डन भी दिखाया जाता है जिसका नाम एवोनेबल है। और इस आदमी के पास इतनी पावर थी कि वो किसी के भी माता पिता के मर्जी के बिना उनके बच्चों को उठा सकता था। दरअसल ये आदमी नहीं चाहता कि किसी भी तरह से आदिवासी सभ्यता का विकास हो। और जब ये बात एवोनेबल को पता चलती है कि जगलांव गांव में 3 हाफ कास्ट चाइल्ड लड़के हैं, तो वो कागज पर साइन करके उन तीनों बच्चियों को उनके गांव से उनके घर से उठाने का हुक्म देता है। और अगले दिन उस गांव में एक ऑफिसर आता है और मौली और उसकी दोनों बहनों को वो अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर मौली की माँ का हम दर्द समझ सकते हैं। वो चाहकर कुछ भी नहीं कर पाती। मौली भी अपनी माँ के लिए रोती रह जाती है और वो ऑफिसर इन तीनों बच्चियों को ट्रेन में जानवरों की तरह एक पिंजरे में कैद करके उनके गांव से 1900 किलोमीटर दूर ले जाते हैं। इस जगह का नाम पर्थ होता है। इस जगह पर बच्चों को पढ़ाया जा लिखाया नहीं जाता, बल्कि इस जगह पर उनको घर का खेती का काम करना सिखाया जाता है ताकि जो भी हाफ कास्ट चाइल्ड हैं वो ट्रेन हो सकें और बाद में वो गोरे लोगों के घर में उनके खेतों में जाकर काम कर सकें। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे उन बच्चों के दिल में और उनके परिवार वालों के दिल पर क्या गुजरती होगी। और एक दिन जहाँ पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि घोड़े पर बैठा होता है। इसको ट्रैकर कहा जाता है और ये ट्रैकर एक लड़की को अपने साथ लेकर आता है। दरअसल ये लड़की जहाँ से भाग गई थी और ट्रैकर का काम होता है कि जो भी बच्ची जहाँ से भाग जाए उसे पकड़कर लेकर आना। इस बच्ची को जहाँ पर लाकर एक छोटे से कमरे के अंदर ले जाया जाता है और उसे बुरी तरह से मारा जाता है। मौली और उसकी बहनें ये सब कुछ देख रही होती हैं और कुछ दिन बिताने के बाद में मौली ये तय करती है कि वो अपनी बहनों के साथ जहाँ से भाग जाएगी। साथ ही साथ मौली को अपनी मॉम की भी काफ़ी ज़्यादा आ रही होती है और जब अगली सुबह होती है तो मौली अपनी बहनों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। उन्हें नहीं पता कि उनका घर का रास्ता कहाँ से है, लेकिन फिर भी वो किसी भी कीमत पर अपने घर पहुँचना चाहती है। इनका घर जहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है और इसीलिए वो बिना रुके अपने घर की ओर बढ़ती रहती है। मौली के साथ उसकी 2 बहनें हैं जिसकी उम्र अभी बहुत कम है। मौली की बहन की उम्र अभी 8 साल है। इसका नाम डेजी होता है और उसके साथ उसकी 10 साल की एक कजन भी होती है जिसका नाम ग्रेसी है। और ये तीनों के तीनों जहाँ से भाग चुके होते हैं। रात को सोने से पहले जब नन अटेंडेंस रहने के लिए आती है तो उसे पता चलता है कि आज पूरे दिन मौली और उसकी बहनों को किसी ने नहीं देखा। और फिर ये बात ट्रैकर को बताई जाती है कि मौली और उसकी बहनें जहाँ से भाग चुकी हैं। ट्रैकर बच्चों को ढूंढने में बहुत एक्सपर्ट होता है। वो उनके कदमों के निशान से और अलग अलग निशानियों से ये पता लगा लेता है कि बच्चे कौन सी दिशा में गए हैं। और अब ट्रैकर उनकी खोज में निकल जाता है। उसे पता चल जाता है कि वो किस तरफ गई हैं। चलते चलते इनको अब 2 दिन हो जाते हैं और ट्रैकर भी इनका पीछा लगातार कर रहा होता है। और ट्रैकर पीछा करते करते उस जगह पहुंच जाता है जहां उन्होंने रात बताई थी, पर वो तीनों जहां से आगे जा चुके थे। मौली और उनकी बहनों को पता चल जाता है कि ट्रैकर उनके आसपास है, इसलिए ये तीनों की तीनों झाड़ियों में छुप जाती हैं और वो ट्रैकर आगे निकल जाता है। इसके बाद वो उठकर अपना सफर शुरू कर देती हैं और तभी इन्हें एक आदमी दिखता है जो इन्हीं की तरह आदिवासी होता है और वो उनको देखकर समझ आता है कि वो उस कैंप से भागकर आई हैं। वो आदमी कहता है कि तुमने कहाँ जाना है, तो मौली बताती है कि उसका गांव दिगलांव है और मुझे वहीं जाना है। वो आदमी कहता है कि वो गांव जहाँ से बहुत किलोमीटर दूर है। साथ ही साथ वो ट्रैकर के बारे में भी जानता है। वो कहता है कि ट्रैकर बहुत स्मार्ट है, उस कैंप से जो भी आज तक भागा है वो पकड़कर दोबारा कैंप में ले जाता है। इसके अलावा वो आदमी मांस का टुकड़ा, एक माचिस की डब्बी भी देता है। वो इसीलिए क्योंकि रात होते ही जहाँ का तापमान गिर जाता है। और अब ये बात उनकी मॉम को भी पता
चल जाती है कि उनकी तीनों की तीनों बेटियां कैंप से भाग चुकी हैं। और जो पता चलने के बाद उनकी मॉम के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। मॉली और उसकी बहनों को चलते चलते काफी दिन बीत जाते हैं और मॉली को रास्ते में एक घर दिखता है। मॉली और उसकी बहनें भूखी हैं, इसीलिए वो उस घर से अंडे चुराने लगती हैं और उस घर की मालकिन को ये पता चल जाता है। ये देखकर मॉली डर जाती है, उसे लगता है कि वो उसे मारेगी। इसके साथ ही साथ वो कैंप वालों को भी बता देगी, क्योंकि वो वाइट लेडी थी। किस्मत से वो वाइट लेडी ने कुछ भी नहीं कहती, बल्कि उसको और उसकी बहनों को खाने के लिए खाना देती है। इसके साथ ही साथ वो बताती है कि जहाँ के लड़कों से बचकर रहना, क्योंकि वो फेंस के पास रैबिट का शिकार करते हैं। मॉली पूछती है कि क्या रैबिट प्रूफ फेंस? वो कहती है कि हाँ। तो मॉली पूछती है कि वो कहाँ पर है, तो वाइट लेडी उसे इशारा करके बताती है कि वो ईस्ट की तरफ है। और अब ये फेंस की तरफ जाना शुरू कर देती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये फेंस के सहारे जाएंगे तो सीधा ये अपने गांव जगलाओं पहुंच जाएंगे। फेंस तक पहुंचने के बाद मॉली को काफी खुशी मिलती है, क्योंकि वो जानती है कि यही फेंस उनके घर तक जाती है। ट्रैकर भी इनका फेंस के जरिए पीछा कर रहा था और मॉली की बहन डेजी वही बैठ जाती है, क्योंकि इतने दिन चलते चलते अब उनसे चला नहीं जा रहा था। इसके अलावा गर्मियों के दिन भी आ चुके थे, जिससे कि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती थी। लेकिन मॉली हार नहीं मानना चाहती। वो उसे अपने कंधों पर उठाकर अपने घर की ओर बढ़ना शुरू कर देती है और कुछ दिनों का सफर और तय करने के बाद इन्हें रास्ते में एक घर दिखाई देता है। इस घर में जो लेडी थी वो भी हाफ कास्ट की थी और वो इन तीनों को देखकर पहचान जाती है, क्योंकि इन तीनों की खबर न्यूज़पेपर में छप चुकी थी। वो कहती है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? मॉली कहती है कि चलते हुए। ये बात सुनकर वो हैरान हो जाती है। वो कहती है कभी मैं भी उस कैंप में थी, लेकिन भागने से हमेशा डरती थी। कैंप जहाँ से 800 मील दूर है, तुम 800 मील पैदल चल कर आए हो। इतना दूर आज तक कभी कोई नहीं पहुंचा। वो लेडी कहती है कि आज रात को तुम मेरे साथ रुक सकती हो। वो घर एक ब्रिटिश आदमी का था, इसीलिए वो औरत एक गोरे आदमी की गुलाम थी, क्योंकि वो भी मॉली की तरह हाफ कास्ट की थी। जब मॉली और वो लेडी सो रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक वाइट मैन आता है और मॉली और उसकी बहनों को वो देखकर वहाँ से चला जाता है। मॉली अपनी बहनों के साथ रात को ही जहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन तभी वो लेडी आ जाती है जिसने इनको जहाँ पर रखा है। वो कहती है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो व्हाइट मैन अपने घर में पुलिस लेकर आ जाता है। मॉली समझ जाती है कि इनको पकड़ने के लिए पुलिस आ चुकी है, इसलिए वो अपनी छोटी बहनों को लेकर घर के पीछे से भाग जाती है। साथ ही साथ अपने पैरों के निशान भी मिटा देती है और वो ट्रैकर भी पुलिस के साथ ही आया होता है। अंधेरा होने की वजह से वो उनके पैरों के निशान नहीं देख पाता। वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि सुबह हम उनकी तलाश करेंगे और अगली सुबह ट्रैकर को पत्तों के घसीटने के निशान मिलते हैं। वो समझ ही आता है कि वो तीनों बहनें इस ओर गई हैं और वहीं मॉली और उसकी बहनें पूरी रात चलती हैं और अब वो इनसे बहुत दूर आ चुकी हैं और वो उन फेंस को फॉलो करते हुए अपने घर की ओर बढ़ रही होती हैं। अब एक बार फिर से उनको रास्ते में एक आदमी मिलता है। वो उनको खाने के लिए खाना देता है। वो आदमी बताता है कि पुलिस हर तरफ आपको ढूंढ रही है और वो ग्रेसी के बारे में पूछता है। इसके अलावा वो बताता है कि तुम्हारी माँ बेलोना में तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम ट्रेन से वहाँ तक पहुँच सकती हो। ये सुनने के बाद मॉली खड़ी हो जाती है और वो ग्रेसी को कहती है कि हमें चलना चाहिए। ये खबर झूठी है, पर ग्रेसी को लग रहा था कि ये खबर सच्ची है, इसीलिए ग्रेसी कहती है कि हमें ट्रेन पकड़कर बेलोना जाना चाहिए। मॉली ग्रेसी को कहती है कि ये सब हमें फंसाने के लिए जाल बिछाया गया है। दरअसल ग्रेसी को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए वो अकेली बेलोना के लिए निकल जाती है। मॉली और उसकी बहन डेजी फेंस के सहारे अपने गांव के लिए निकल पड़ते हैं। शाम होने के बाद मॉली ग्रेसी को याद करती है और उसे ग्रेसी की चिंता होने लगती है, इसीलिए वो वापस आती है और ग्रेसी को छुपकर एक जगह देखने लगती है। ग्रेसी रेलवे स्टेशन पर बैठी थी, तभी वहां पर एक आदमी कार लेकर आ जाता है और कार में वो आदमी भी था जिसने कहा था कि बेलोना में तुम्हारी मां इंतजार कर रही है। दरअसल कुछ पैसों के लालच के लिए उसने ऐसा कहा था और अब फिर से मॉली की बहन उनके कब्जे में है। मॉली और उसकी छोटी बहन डेजी ग्रेसी को गाड़ी में जाते हुए देख रही होती हैं। वो चाहकर कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि इनकी उम्र बहुत कम होती है। मॉली और उसकी बहनें बिना रुके अपने घर की ओर बढ़ रहे होते हैं। चलते चलते दिन हफ्तों में बदलते जाते हैं, हफ्ते महीनों में बदलते जाते हैं, लेकिन इनका घर अभी भी बहुत दूर होता है। मॉली और उसकी बहन का शरीर भी साथ छोड़ देता है और इन्हें दूर दूर तक कहीं पर भी पानी नहीं मिलता। गर्मी के चलते झील तालाब सब कुछ सूख चुका होता है। इनके अंदर चाहे कितनी भी हिम्मत हो, बिना कुछ खाए से अपना सफर तय नहीं कर सकते और कुछ ही दूर जाने के बाद मॉली और डेसी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती हैं
वो कई घंटों तक ऐसे ही पड़ी रहती हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। बिल, मॉली की मॉम और उसकी नानी भी उम्मीद लगाए फिंच को पकड़कर वहीं पर बैठी होती हैं और उनके घर आने के लिए प्रार्थना कर रही होती हैं। और जिस फिंच को फॉलो करते हुए मॉली घर आ रही होती है, उसी फिंच को मॉली की माँ और उसकी नानी पकड़कर हाथ में रखती हैं। कुछ घंटों के बाद मॉली और उसकी बहन को होश आ जाता है और मॉली अपनी बहन डेजी को अपने कंधे पर उठाती है और सब कुछ नजरअंदाज करके आगे बढ़ना शुरू कर देती है। और चलते चलते वो सिगलाओं गांव पहुंच जाती हैं और कई महीनों के बाद वो अपनी माँ को, अपनी नानी को देखती हैं, जो उनका वहीं पर फेंस को पकड़कर इंतजार कर रही होती है। उसकी माँ अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। मॉली कहती है कि हम ग्रेसी को नहीं बचा पाए। इसके बाद उसकी माँ और उसकी नानी बाप से सिगलाओं गांव नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो लौटे तो नेवल के आदमी दोबारा पकड़ लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें एवो नेवल दिखाया जाता है। वो कहता है कि हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम मॉली और डेजी को दोबारा ढूंढ सकें, इसलिए हम इस केस को यहीं पर ही बंद करते हैं। और मूवी के एंड में मॉली और डेजी की असली वीडियो दिखाई जाती है, जो कि अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। मॉली बताती है कि इसके कुछ सालों के बाद उसने शादी कर ली और उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। और नेवल के लोगों ने एक बार फिर से मॉली और उसकी बेटी को पकड़ लिया और उन्हें उसी कैंप में ले गए। पर मॉली एक बार फिर से अपनी एक बेटी को उस कैंप से लेकर भागने में कामयाब हो गई। शायद दुख और दर्द मॉली की जिंदगी का एक हिस्सा होता है, इसीलिए उसकी बेटी को, जिससे वो कैंप से लेकर आई थी, उससे एक बार फिर से वो पकड़कर कैंप में ले गए। और मॉली बताती है कि इसके बाद कभी भी उसने दोबारा अपनी बेटी को नहीं देखा। मॉली और उसकी बहन को उस कैंप से अपने घर तक आने के लिए पूरे 9 हफ्तों का वक्त लगा था। मॉली और डेजी ने बिना खाने के और बिना चप्पलों के 2400 किलोमीटर का सफर तय किया। तो ये थी एक सच्ची दुख भरी कहानी। आई होप आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। आपके लाइक और प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।